हमारे जेल का ये सिस्टम कैसा है जहाँ से ऑडियो भी लीक हो जाती है, वहाँ बैठ के एक क्रिमिनल इतना पावरफुल है कि वो प्लानिंग कर लेता है, वहाँ पे शूटर जो है वो तैयार कर लेता है। वहाँ पे इनकी यारियां डलती हैं, दोस्तियां होती हैं, एक की बेल होती है, बाहर आता है, बाकियों के साथ राब्ते में होता है और मामलात ख़राब होते हैं। इस केस में भी उसकी बीवी ने रिकॉर्डिंग की, अपने अब्बा जी को दिखाई कि अब्बा जी देखें जी, बदला लेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब्बा जी समझदार थे, अब्बा जी ने कहा नहीं 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 अब नहीं। अब्बा जी ने फ़ौरन कॉल जो है वो पुलिस को भेजी और फिर आगे ये सारा सिनेरियो हुआ। और वो चूंकि सब इंस्पेक्टर हैं और फिर सीआईए के मंजे हुए ऑफिसर हैं, तो फिर उन्होंने अपने आप को तो बचाना था, कानूनी रास्ता तो अख्तियार करना था। जान से मारने की धमकियाँ, दूसरा मारने के हवाले से प्लानिंग। मरकज़ी और नामजद मुलजिमान कौन है? नामजद मुलजिम है तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, एहसन शाह की अहलिया जो कि अब बेवा हैं। क्रिमिनल को गुस्सा उस शख्स पर आता है जो मुखबरी करता है। ये मैंने पहला केस देखा जिसमें पुलिस ने अरेस्ट किया है। आपको ये गुस्सा चढ़ रहा है कि आपने मुझे हाथ क्यों लगाया, आपको ये गुस्सा चल रहा है कि आपने मुझे अरेस्ट क्यों किया, इस बात पर आपने बाहर लड़के तैयार किए और आप उसके कत्ल की प्लानिंग कर रहे हैं। बड़े कातलों तक ना पहुँचने की क्या आपको फ्लॉज नज़र आते हैं हमारे सिस्टम में? अब तीसरे की तैयारी है, देखते हैं कि तीसरे की तैयारी कब तक कामयाब होती भी है या फिर फाइलों की नज़र हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ रूबा उरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर में एक हाई प्रोफाइल क्राइम केस जो है वो यकीनन आप सब उसको फॉलो कर रहे होंगे, जो कि एहसन शाह के इनकाउंटर का केस है। और उससे पहले बालाज का कत्ल और नस्लों से 3 नस्लों से चले आने वाली ये दुश्मनी और फिर इस तरह कराए के शूटर्स और ये सब मामलात कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ सीनियर क्राइम एंकर और रिपोर्टर तहमीना शेख मौजूद हैं, इस केस को काफ़ी डीपली फॉलो करती आई हैं। डिटेल्स इनसे जानते हैं। गुज़िश्ता रात की जो अपडेट है वो एहसन शाह के इनकाउंटर के बाद उनकी वाइफ पे होने वाली एफआईआर है। क्या समझती हैं? एफआईआर हो गई और अब उनको भी इसमें नॉमिनेट किया और ख़ुद पुलिस की जानिब से कराई गई और ये कहा गया कि पुलिस को भी जो है वो नुकसान पहुंचाने का प्लान हो रहा था जेल के अंदर बैठ के। ठीक है, बिल्कुल। एक एफआईआर अरूबा हुई है लॉन्च रात में, हमने देखा और सुबह उठ के एक खलबली सोशल मीडिया पर उस एफआईआर की। सभी ने अपने अपने स्टेटस लगाए हुए हैं, अपने अपने बल्कि उस एफआईआर को एज अ स्टेटस लगाया हुआ है। एक एफआईआर लॉन्च की गई है इकबाल टाउन के पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं शकील अहमद भट्ट साहब, जो कि सीआईए में सर्व कर रहे हैं। अब आप किसी को भी जान से मारने की धमकी देंगे कॉल करके और फिर उसके खिलाफ बाहर लड़के तैयार करेंगे, शूटर तैयार करेंगे उसको कत्ल करवाने के लिए, तो डेफिनेटली एक आम शख्स भी अपने आप को बचाएगा। और वो चूँकि सब इंस्पेक्टर हैं और फिर सीआईए के मंजे हुए ऑफिसर हैं, तो फिर उन्होंने अपने आप को तो बचाना था, कानूनी रास्ता तो अख्तियार करना था। जब उन्होंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया तो उसके बदले में एक एफआईआर कटी। अब उस एफआईआर में उन्होंने ये कंटेंट है जो उस एफआईआर का, वो ये है कि जान से मारने की धमकियाँ, दूसरा मारने के हवाले से प्लानिंग। मरकज़ी और नामजद मुलजिमान कौन है? नामजद मुलजिम है तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, एहसन शाह की अहलिया जो कि अब बेवा हैं। ये 3 लोग मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि शकील भट्ट जो है वो एहसन शाह को अरेस्ट करके लाए। कोई भी शख्स गलत काम करता है तो पुलिस जाती है उसको अरेस्ट करने के लिए। पुलिस जब अरेस्ट करके लाती है तो नॉर्मल केसेस में हम देखते हैं कि लोग पुलिस से खौफजदा होते हैं कि हो पुलिस वाला आ गया, पुलिस को ना पता चल जाए। इस केस में जो मैंने बिहेवियर चेंज देखा वो ये देखा कि नॉर्मली तौर पर हज़ारों, बल्कि 100 भी नहीं, हज़ारों की तादाद में मैंने प्रोग्राम्स किए। उन प्रोग्राम्स में मेरे डाकू शामिल हैं, उस प्रोग्राम्स में मेरे जना करने वाले लोग शामिल हैं, कातिल शामिल हैं, मनशियात फ़रोश शामिल हैं, कुबा खाना चलाने वाले शामिल हैं, जुए के अड्डे चलाने वाले लोग शामिल हैं जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया। अब हमारे यहाँ नॉर्मली तौर पर जो मेरा ज़ाती ये राय है, हम देखते हैं कि क्रिमिनल को गुस्सा उस शख्स पर आता है जो मुखबरी करता है। वो कहते हैं इसको मैंने नहीं छोड़ना, इसने पुलिस को मेरी शिकायत लगाई है या पुलिस के नॉलेज में लाया कि मेरा अड्डा चल रहा है, वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। बेशुमार केसेस में मैंने देखा कि मनशियात फरोश जो हैं वो तो बाकायदा शूट कर देते हैं उस शख्स को जो मुखबरी करता है। ये मैंने पहला केस देखा जिसमें पुलिस ने अरेस्ट किया है। आपको ये गुस्सा चढ़ रहा है कि आपने मुझे हाथ क्यों लगाया, आपको ये गुस्सा चल रहा है कि आपने मुझे अरेस्ट क्यों किया, इस बात पर आपने बाहर लड़के तैयार किए और आप उसके कत्ल की प्लानिंग कर रहे हैं,
तो ये बहुत ही अनोखा केस मैंने हिस्ट्री का देखा, जिसमें इतना गलत किस्म का बिहेवियर एहसन शाह की जानिब से आया, और अब वो इसको बजाय इसके कि अंदर बैठ के अल्लाह से तौबा मांगता कि मैं उमरा, यानी एक ऐसी जगह अल्लाह का घर है, आप वहाँ पे माफ़ी मांगने जाते हैं, आप अपने गिरेबान में झांकते हैं, आपको खौफ आता है कि मैं कितना गुनाहगार हूँ और अल्लाह ने फिर मुझे अपनी पाक ज़मीन पे बुला लिया है, आप उधर बैठ के लोगों को कत्ल करा रहे हैं। फिर आप नेक्स्ट प्लानिंग ये कर रहे हैं कि मैं फिर उधर जाऊँगा, जेल से बाहर आऊँगा, फिर उधर जाऊँगा, उधर बैठ के मैं बंदों को यहाँ कत्ल कराऊँगा, आवाम को सरप्राइज़ दूंगा, तोहफा दूंगा, बाकायदा कहता है मैं तोहफा दूंगा। अच्छा ये बताइएगा कि एहसन शाह तो चला गया जी, उसके साथ साथ कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ये प्लानिंग्स भी चली गई। हमारे जेल का ये सिस्टम कैसा है जहाँ से ऑडियो भी लीक हो जाती है, वहाँ बैठ के एक क्रिमिनल इतना पावरफुल है कि वो प्लानिंग कर लेता है, वहाँ पे शूटर जो है वो तैयार कर लेता है, कोई तो है जो इसको भी फैसिलिटेट कर रहा था? गुड क्वेश्चन। जेल में अब चूंकि अपडेट्स हो गई हैं, चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं, जिद्दत आ गई है हालात व वाक़यात में, माहौल में। जेल में पब्लिक बूथ्स बन चुके हैं, फ़ोन बूथ्स बन चुके हैं। एक जो प्रिजनर है, जो कैदी है, वो जब कैद काटने जाता है जेल में, तो वो 5 कॉन्टैक्ट नंबर्स अपने अपने जेलर को देता है, इंतज़ामिया को देता है कि मैं ये 5 नंबर, कोई किसी की माँ है, किसी की बीवी है, किसी के बच्चे हैं, किसी का बाप है, किसी का भाई है, उन 5 नंबर्स को सॉफ्टवेयर अपने अंदर इंस्टॉल करता है। इंस्टॉल करने के बाद जेल इंतज़ामिया की जानिब से एक कोड उस प्रिजनर को दिया जाता है, कैदी को दिया जाता है। वो कोड अपने पास सेफ रख लेता है या अपने जहन में याद रख लेता है, क्योंकि कॉपी, डायरी, पेन या मोबाइल तो होता नहीं है। अब जब एक हफ्ते में आपको मिलते हैं 40 मिनट कॉल करने के लिए, एक हफ्ते के 40 मिनट, एक महीने के 160 मिनट। अब ये 40 मिनट जो है वो आपको एट अ टाइम नहीं मिल जाते, एक हफ्ते में 2 मरतबा आपको ये अलाउ होता है कि आप अपने प्यारे को कॉल कर सकते हैं। 20-20 मिनट को डिवाइड कर लीजिए। अब एक ऐसा सिस्टम है जहाँ कैमरास लगे हैं, जहाँ पे सॉफ्टवेयर है बहुत अच्छा है, जिसमें इंस्टॉलेशन भी है, डेफिनेटली वहाँ रिकॉर्डिंग भी होगी। इतने सारे बदमाशों को एक जगह पे बंद करके रखना कोई खाला जी का घर नहीं है। अब वहाँ पे जब वो बंद करके रखते हैं, सिस्टम को चला रहे हैं, तो उनके पास सारा सेटअप है, कौन आया, कौन गया, किसने कॉल की, किस नंबर पर कॉल की, क्योंकि उन 5 नंबरों के अलावा कॉल तो पॉसिबल ही नहीं है। आई थिंक एक क्रिमिनल की कॉल रिकॉर्ड करना एथिकली भी कोई गलत नहीं है। डेफिनेटली अगर मुल्क की सालमियत को ख़तरा है, अब ये सालमियत है ना, आप फोर्स पे हाथ डाल रहे हैं तो सालमियत को ख़तरा है। अब आप ये देखिए कि कैदी अगर बाहर फ़ोन कर रहा है अपनी बीवी को, अब बीवी के पास बटनों वाला मोबाइल है, आईफोन है या कोई और है, ये जेल इंतज़ामिया का हेडिक नहीं है, और बीवी बाहर बैठ के फ़ोन सुन रही है और उसकी रिकॉर्डिंग कर रही है, तो वो कर सकती है। कैदी जेल की जुरिस्डिक्शन में मौजूद है और वो जेल की एसओपी को मानेगा। जो बाहर फैमिली मेम्बर्स हैं वो नहीं मानेंगे, वो कैद में नहीं है। अब वो रिकॉर्डिंग करें, वीडियो की रिकॉर्डिंग करें, कॉल की रिकॉर्डिंग करें, वो कर सकते हैं। इस केस में भी उसकी बीवी ने रिकॉर्डिंग की, अपने अब्बा जी को दिखाई कि अब्बा जी देखें जी, बदला लेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब्बा जी समझदार थे, अब्बा जी ने कहा नहीं 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 नहीं, अब नहीं। अब्बा जी ने फ़ौरन कॉल जो है वो पुलिस को भेजी और फिर आगे ये सारा सिनेरियो हुआ। सुसर ने खुद पुलिस को भेज दी। क्या दुश्मनी थी उनकी उनके साथ भी? हर एक इंसान को अपनी जान प्यारी होती है। इस केस में पहले उनको भी पुलिस ने बुलाया और इंक्वायरी लगी रही और सारा सिलसिला चलता रहा। अब जब ये काम हुआ, देखें, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। यही वो डर गए? नहीं, डर गई नहीं, उन्होंने सही काम किया। डर के इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया, ये कह लें की जुर्रत का मुजाहरा किया। अगर वो खुदा न खास्ता ना भेजते और कल को खुदा न खास्ता हम किसी बड़े वाक़े को देखते, एक सब इंस्पेक्टर को हम देखते कि निशाना बनाया, तो आप मुझे बताएं क्या इज्जत रह जाती। ठीक है। अच्छा, अब मेरा हाफ क्वेश्चन वही है कि इनके फैसिलिटेटर कौन थे? जेल के अंदर भी फैसिलिटेटर्स मौजूद हैं, एहसन शाह जैसे लोगों को प्लानिंग करने में मदद देते हैं। फैसिलिटेटर जेल के अंदर इंतज़ामिया में से कभी भी नहीं होता। आपने अक्सर देखा होगा क्राइम शोज़ में ये कहा जाता है, जो मंझे हुए लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स पहली मर्तबा किसी छोटे जुर्म में कैद काटने जाता है तो जेल जो है ना वो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे कोई हाफिज़ नहीं बैठा हुआ, वहाँ पे कोई इंजीनियर पढ़ाई करने नहीं बैठा, वहाँ कातिल बैठा है, डाकू बैठा है, जानी बैठा है, मंशियात फरोश बैठा है, कुबा खाना चलाने वाला बैठा है, जुए के अड्डे चलाने वाला बंदा बैठा है, वो बंदा बैठा है जो नए नए शूटर्स को ट्रेंड करता है कि हाउ टू फायर कैसे करना है आपने। तो ये तमाम गंदे लोग जेल में मौजूद होते हैं। जब कोई नया बंदा जाके इनमें बैठता है, वहाँ पे इनकी यारियाँ डलती हैं, दोस्तियाँ होती हैं।
एक की बेल होती है, बाहर आता है, बाकियों के साथ राब्ते में होता है और मामलात ख़राब होते हैं। यानी कि आपका जेल भी बजाय इसके कि किसी क्रिमिनल की कोई इखलाकी तरबियत कर सके, वहाँ उनको मज़ीद ट्रेनिंग दे रहा है, हम कह सकते हैं। नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि जेल ट्रेनिंग दे रहा है, नहीं, वहाँ के लोग गंदे हैं, इन्वायरमेंट वहाँ का उन लोगों की वजह से ऐसा हो गया है कि वो एक दूसरे को, वो अपना किस्सा सुनाता है, मेरे साथ तो ऐसे हुआ था, फिर ये हो गया था, वो अपना किस्सा सुनाता है। जब वो बैठ के किस्से सुनते हैं तो एक दूसरे का माइंड मिलता है और वहाँ से मामलात ख़राब होते हैं। जबकि अब उसमें भी जिद्दत आ गई है कि जेल वाले जो हैं वो प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग भी करने लग गए हैं ताकि लोगों को समझ आए। कुरान भी पढ़ाया जाता है। आपको पता है कोट लखपत जेल में तो एक सलोन बना हुआ है जिसमें ख़वातीन जब कैदी जाती हैं तो उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, काम करना सिखाया जाता है कि फारिग ना बैठें, ज़ाया ना हो वक्त। ठीक है। अच्छा तहमीना, आप लाहौर के क्राइम को काफ़ी टाइम से कवर कर रही हैं, अंडरवर्ल्ड को स्टडी भी किया होगा। ये दुश्मनी आज की नहीं है और एहसन शाह कोई पहला इंसान नहीं है जो कि किराए का शूटर बना हो मुबैना तौर पे, क्योंकि उसके घर वाले कुछ और ही क्लेम कर रहे हैं। और 3 नस्लें, बालाज का कत्ल, उनके वालिद साहब का कत्ल, फिर उनके दादा का कत्ल, और दूसरा ख़ानदान गोगी भट्ट, तीफ़ी भट्ट, उनका कोई बड़ा कभी भी जो है वो मर्डर नहीं हुआ। लेकिन इस तरह के लोग, करैक्टर्स हमें चेहरे बदल बदल कर बहुत सारे टाइम्स में नज़र आते रहे। अभी भी नॉमिनेट किया गया गोगी भट्ट को, तीफ़ी भट्ट को, शकील साहब की तरफ से जो कि पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमेशा छोटे के हाथ, गिरेबान पर हाथ आता है, कभी इनकाउंटर हो जाता है, कभी सज़ा हो जाती है। बड़े कातलों तक ना पहुंचने की क्या आपको फ्लॉज नज़र आते हैं हमारे सिस्टम में? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि हमेशा छोटे को पकड़ा जाता है। हम जब सीढ़ी चढ़ते हैं ना तो हम पहले फर्स्ट स्टेप पे पाँव रखते हैं, फिर दूसरे पे और फिर तीसरे पे। इस केस को हम देखते हैं तो फर्स्ट स्टेप पे पाँव रखा गया और फिर दूसरे को पकड़ लिया गया और दूसरा अपने अंजाम को पहुंच चुका मुबैना पुलिस मुकाबले में। अब तीसरे की तैयारी है, देखते हैं कि तीसरे की तैयारी कब तक कामयाब होती भी है या फिर फाइलों की नज़र हो जाती है, तो ये वक्त साबित करेगा। मैं वक्त से पहले नहीं बता सकती। एक तबका कह रहा है कि बड़े असल कातलों को बचाने के लिए एहसन शाह जैसे लोगों को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है। अब उनकी वाइफ को, फिर हो सकता है उनके भाई को, इन सबको भी जो है वो निशाना बनाया जाए। कुछ लगता है कि ऐसा है जोल? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उसकी वाइफ को निशाना बनाया जाएगा या उसके भाई को निशाना बनाया जाएगा। कानून बड़ा सिक्योरली खेलता है, ठीक है। कानून जो कहेगा, जो नज़र आता है वो उसके मुताबिक चलेगा। बड़ों को बचाने के लिए छोटों को बलि चढ़ा दिया जाता है, ये मुहावरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि एहसन शाह के कत्ल होने से किसको फ़ायदा हुआ? आप जवाब दीजिए मुझे, किसको फ़ायदा हुआ? एहसन शाह मुबैना पुलिस मुकाबले में आर पार हो गया, किसको फ़ायदा हुआ? जाहिर है जो उसके पीछे जो असल मुलजिम थे उनको फ़ायदा हुआ ना। उनको कैसे फ़ायदा हुआ? कैसे, आप मुझे समझाएं कैसे ना, अब एहसन शाह अगर जिंदा होता तो वो असल किरदारों तक पहुंचने में मदद दे देता, का तो सबको पता है, पहुंचने में मदद कर सकता था। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई केस को बंद करो और इसको यहीं पे ख़त्म करो। केस कभी भी बंद नहीं होता। जो एफआईआर कट जाती है ना और इस लेवल पर हो जाता है तो वो केस बंद नहीं होता है। अगले 5 सालों में, 10 सालों में, 3 सालों में, 50 सालों में गोगी भट्ट, तीफी भट्ट तक कोई पहुंच सकेगा पुलिस वाला? मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि शायद पहुंच जाए। चलें जी, आपकी उम्मीद के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। नाज़रीन, एक हाई प्रोफाइल केस था और बहुत से जो क्राइम पे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए सीखने का भी एक मौका था कि किस तरह से मामलात आगे पीछे भी होते हैं, चीज़ें नज़र कुछ आ रही होती हैं और असल में कुछ होती हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे कानून पे, हमारे जस्टिस सिस्टम पे बनती है कि असल किरदारों तक भी पहुँचा जाए। नो डाउट कि ये लोग फैसिलिटेटर्स, इन तक पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है असल किरदारों तक पहुँचने के लिए। लेकिन इस वक्त इंसाफ सिर्फ बालाज की फ़ैमिली को ही नहीं बल्कि एहसन की फैमिली भी हमारे जो एक जस्टिस सिस्टम है उससे उम्मीद लगा कर बैठी हुई है कि असल जो मुजरिमों को पकड़ने के बाद ही इंसाफ मिलेगा।